अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मेरा बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है फ्रिक्शन का, कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, हड़गड़ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आसान अल्फाज में समझे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसकी डायग्राम यहाँ पर दी गई है कि हम लोग जब हाथ सर्दियों में, जब जनरली बात करूँ मैं, हम लोग हाथ को रबड़ करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। आप इसको यहाँ पर जो है वीडियो के देखते हुए आप इसको प्रैक्टिकली भी करें ज़रूर कि दोनों हाथों को रगड़ें। तो क्या होगा, जब आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक जो हाथ है वो दूसरे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, ताकत लगाएगा, जो कि उससे मोशन से आगे हाथ को बढ़ाने में रोक रहा होगा। कि दोनों हाथ एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जब कोई दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाए जो कि उस सरफेस को रोके, वो पोजीशन प्रोवाइड करे, तो वो हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन। क्या होती है, फ्रिक्शन। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि उसने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। कि उसने कहा है कि एक बॉल है जो कि क्रिकेट हम लोग खेल होते हैं, जब बॉल को हम लोग हिट करते हैं तो बॉल जब ग्राउंड के ऊपर, मैदान के ऊपर जाती है मूव करती हुई, और कुछ डिस्टेंस के बाद वो खुद ब खुद ही रुक जाती है। क्यों रुकती है मेरा बेटा, जो बॉल होती है वो जब ग्राउंड के सरफेस के ऊपर मूव करती है इनवर्ड या जिस डायरेक्शन के अंदर, तो इस बॉल के और इस ग्राउंड के दरमियान एक ओपोजिशन प्रोवाइड होती है। यानी ग्राउंड इस बॉल को एक मुखालफत पैदा करता है जो कि इसकी मोशन को रोकता है, कम करता है। तो ये जो ओपोजिशन प्रोवाइड हो रही है डेट इज़ नोन एज फ्रिक्शन। अगर हम लोग इसको पढ़ें तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज हिट द बैट इट मूव ऑन अ ग्राउंड विद दी हमारी रीजनेबल लार्ज वेलोसिटी से मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इट शुड बी कंटिन्यू टू मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है ना। बट प्रैक्टिकली वी ऑब्जर्व डैट इट इवेंटली स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। लेकिन हम लोग अगर असल में देखें तो वो कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और वो रुक जाएगी। हालांकि न्यूटन्स के लॉ ने भी कहा था कि अगर बॉडी कोई चल रही है तो वो चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो मेरे बेटा यहाँ पर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है जिस वजह से वो रुक रही है, ठीक है, वरना ना रुकती। डज एनी फोर्स एक्ट ऑन द बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन दैट स्टॉप द बॉल। क्या हमारे पास बॉल की जो डायरेक्शन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अगर मैं दोबारा ड्रा करूँ इस डायग्राम को, तो मेरा बेटा यहाँ पर मेरे पास बॉल थी और ये सरफेस था, तो ये एक बॉल मूव कर रही है और यहाँ पर बॉल के साथ ये सरफेस भी इसके ऊपर यहाँ पर एक मुखालफत पैदा कर रहा है जो कि इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जब ये फोर्स और ये वाली जो फोर्स है ये बैलेंस हो जाएगी, ये बॉल क्या हो जाएगी, स्टॉप। यस, उसने आंसर भी दिया है, ये क्वेश्चन पूछा उसने और उसका आंसर भी दिया है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड दैट अपोज द मोशन ऑफ बॉल। जिस वजह से उस बॉल का मोशन रुक गया। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है, कि जब दो कोई सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में आए और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर एक अप्लाइड फोर्स की मुखालफत में, ओपोजिशन में एक फ़ोर्स प्रोवाइड करे जो कि उसे कैंसिल कर दे, उससे उसकी में ओपोजिशन प्रोवाइड करे। आसान सा बात करूँ कि कोई भी जो फोर्स हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर हमने लगाई, उसकी जवाब में एक और ओपोजिशन फोर्स अप्लाई हो जो कि उसके इक्वल हो। जब वो उसके इक्वल हो जाएगी तो बॉडी स्टॉप हो जाएगी। तो ये जो फोर्स दूसरा सरफेस इस सरफेस के मुखालफे में लगाता है वो हमारे पास कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसके बाद मेरा बेटा आपको जो याद करना है फ्रिक्शन फोर्स के बाद या फिर डेफिनेशन के बाद, वो मेरा बेटा यहाँ से आपको याद करना है डिसिपेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। कि हमारे पास जो डिसिपेटिव है, जो फोर्स जो डिसिपेट हो रही है यहाँ पर, कम हो रही है, जिस वजह से बॉडी रुक रही है, उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको यहाँ से याद करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है कि डिसिपेटिव इफेक्ट क्या है फ्रिक्शन का, तो आप लोगों ने इसको लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको फर्दर इसमें कोई टर्म हुई तो वो भी आपको समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रिक्शन इज़ अ डिसिपेटिव फोर्स ड्यू टू विच एनर्जी इज़ वेस्टेड इन डूइंग वर्क टू ओवरकम दी अगेंस्ट द फ्रिक्शन।
तो कहता है डिसिपेशन फोर्स हमारे पास वो फोर्स है एनर्जी का ज़्यादा होता है। जैसे ये बॉल जो थी मूव कर रही थी, एनर्जी इसके पास थी, लेकिन एक टाइम आया कि यहाँ पर रगड़ खाने की वजह से, जिसे हम लोग फ्रिक्शन का नाम दे रहे हैं, ये बॉडी यहाँ पे रुक गई। द लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ हीट सकता है। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी क्रिकेट बॉल देखी हो तो क्या होगा, वो अब जब पकड़ेंगे, लाइक हॉकी की बॉल मोस्टली हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हॉकी की ज़्यादा फ्रिक्शन ले रही होती है, वो ग्राउंड के ऊपर ही होती है। तो कभी आप ट्राई कीजिएगा, जो हॉकी की बॉल होगी ना, जब वो खेल रहे होंगे, कभी आपके पास आ गिरे तो पकड़ के देखिएगा, काफ़ी हॉट होती है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली वो फ्रिक्शन का शिकार है, वहाँ पर रगड़ लग रही है। तो जब दो सरफेस में रगड़ खाते हैं तो वहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होता है। तो मेजरली हम लोग बात करें तो वहाँ पर हीट एनर्जी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म होगी बॉल। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर आपने सिंपल ये याद रखना है कि जब हमारे पास फ्रिक्शन होगी तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट लूज एनर्जी में जो लूज़ आया है, एनर्जी जो वहाँ से निकली है, खराज हुआ है, एनर्जी में जो कमी आई है, वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी? वो हीट की फॉर्म में आएगी। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज़ द रबिंग ऑफ हैंड। जब आप लोग हाथ को रगड़ते हो तो सर्दियों में देखते हैं हम लोग हाथ गर्म में देखी हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी, वो जो एनर्जी थी, वो यहाँ पर लूज़ हो रही है। किस फॉर्म में हीट चेंज हो रही है? वो हीट की फॉर्म में। व्हेन वी रब आवर हैंड, जब हम लोग हाथ को रगड़ते हैं, हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से। आवर हैंड बिकम वार्म, और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। सिमिलरली, इसी तरह से द टेम्परेचर ऑफ मशीन राइज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स मूविंग पार्ट डेट कैन काज मैनी प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को देखा होगा कि जो मशीन्स होती है, लाइक आप लोगों की मोटर बाइक का जो इंजन ही है, उसके अंदर जो मशीनरी है, जब बाइक चल के जाती है तो वो खासा गर्म हुई होती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्ट्स के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई होती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आपकी मोटर बाइक के अंदर एक ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मोबिलाइल कहते हैं हम लोग। वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि फ्रिक्शन को कम से कम किया जाए। वरना अगर हम लोग ऑयल का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, ज़्यादा हीट होने की वजह से आपके जो पार्ट्स हैं, जो मशीनरी, वो भी ख़राब हो सकती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हम लोग जहाँ पे मशीनरीज है, जहाँ पे हमारे मैकेनिकल पार्ट्स हैं, लाइक कोई भी सिलाई मशीन है या कोई भी हमारी रोज़मर्रा लिहाज से जो भी मशीनें हैं, उनको हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उनको तेल देते हैं, जिसे हम लोग मशीन वाला तेल भी कहते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि उन सर पार्ट्स के दरमियान लिब्रिकेशन रहे और वहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ताकि हमारे जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होने से बच जाएं। ओके हो गया। अब उसके बाद है टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आल्सो वेयर आउट आफ्टर बिकमिंग टू हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड। अब टायर और रोड के दरमियान भी फ्रिक्शन होती है, तो वहाँ पर भी ये हीट हो जाते हैं। और एक आम रिपोर्ट के मुताबिक मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले कि हमारे पास जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, जो बाई व्हीलर्स हैं, लाइक जो पेट्रोल वाली हैं, जो एक्सपोर्ट का सामान जो लेके जाती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स को लेके जाती हैं, आपको पता है वो एक शहर से लेकर कहीं शहरों दूर, लाइक कराची से वो फैसलाबाद में लेके आ रही है, ये लाहौर लेके आ रही है सामान, तो एक लार्ज डिस्टेंस बनता है। तो क्या किया जाए उनके लिए? हिफाजती तदबीर ये है कि आपने एट लीस्ट 100 किलोमीटर चलाने के बाद गाड़ी को जो है कुछ देर के लिए वहाँ पर स्टॉप करवाना है, स्टे करवाना है। क्योंकि अगर हम लोग स्टे नहीं करवाएंगे तो गाड़ी ख़राब हो सकती है, इसके टायर ब्लास्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि टायर ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मोस्टली गाड़ी को रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप गाड़ी लेके जाएं तो एटलीस्ट 100 किलोमीटर के बाद उस गाड़ी को कुछ देर के लिए रेस्ट दें, ताकि जो टायर्स हैं, जो पार्ट्स हैं उसके, वो हीट जो गर्म हुए थे वो कुछ देर के लिए ठंडे हो जाएं और दोबारा चलने के लिए वो काबिल बने। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? टायर ब्लास्ट भी हो सकता है। अब उसके बाद हमारे पास है शूटिंग ऑफ स्टार, सीइंग द स्काई एट नाइट आल्सो हैपन टू बी फ्रिक्शन ऑफ एयर। हमारे पास जो स्टार टूटते हैं वो भी जो स्काई के अंदर हम लोग देखते हैं, वो हमारे पास क्यों होते हैं? एयर की फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, देयर आर एक्चुअली एस्ट्रोनॉट दैट एंटर द अर्थ एटमोसफेयर एज दे आर मूविंग एयर रेजिस्टेंट काज जनरेशन ऑफ हीट। अब आपने देखा होगा एस्ट्रोट्स जो होते हैं हमारे पास, जब वो हमारे पास, अगर कार्टून मूवी के अंदर देखा हो, पत्थर होता है, ठीक है, जब वो अर्थ के सरफेस में आता है ना, तो वो उसको आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है मेरे बेटा? क्योंकि वहाँ पर एयर मौजूद होती है। जब एयर के पार्टिकल टकराते हैं तो वहाँ पर कोलिजन की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन, रगड़ जो पैदा होती है उनमें, तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो उस हीट की प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर जो एस्ट्रोइड्स होते हैं हमारे पास, उनको आग लगी, ऐसे लगता है जैसे उनको आग लगी हुई है।
दे टेम्परेचर्स बिकम सो डैट दे स्टार्ट बर्निंग और यो जलना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली डिस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर उसकी डिसइंटीग्रेशन यानी वो टूटना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी। सबसे पहले हमने बॉल वाली एग्जांपल पढ़ी यहाँ पर, फिर हमने यहाँ पे हैंड वाली एग्जांपल पढ़ी, फिर हमने देखा यहाँ पर व्हीकल्स का, उसके बाद हमने स्टार्स की एग्जांपल देखी। तो यहाँ पर जितनी भी हमने एग्जांपल देखी हैं उनके अंदर हमें एक नीचे मिला है कि हमारे पास जो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होगी ड्यू टू फ्रिक्शन, रगड़ की वजह से, तो वो किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। ओके हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पर डू यू नो लिखा हुआ है कि ऑन अ वेट रोड द वाटर डज नॉट फॉर्म वेट लेयर बिटवीन द टायर एंड द सरफेस द रोड सरफेस ड्यू टू द स्पेस इन द टायर पैटर्न ऑन द टायर, दिस रिड्यूस द चांस ऑफ स्काइडिंग व्हीकल्स ऑन द वेट रोड। अब आपने देखा होगा कि जो कार्स होती हैं, है ना, तो कार्स अगर रोड गीला भी हो तो वो गाड़ी जो होती है वो स्लिप नहीं होती, गाड़ी स्मूथली चढ़ती जाती है। वो क्यों होता है ये सारा? क्योंकि बेटा मेरा देखो यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है ये कोई फैशन नहीं है, ठीक है। आपकी चप्पल जो होगी, जो शूज़ होते हैं, आप नीचे देखो उनके नीचे भी डिज़ाइन बनाते हैं, वो कोई डिज़ाइन कोई शो पीस नहीं होता बेटा। उसका मकसद ये होता है कि आपकी जो सरफेस है उसकी ज़्यादा ग्रिप बनाई जाए, ताकि कहीं पे ऐसा सरफेस हो जिसमें लुब्रिकेशन हो। जैसे देखा होगा मार्बल पानी गिरा हो तो लोग गिर जाते हैं, वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पाँव के जो मतलब उनका जो पाँव होता है, जो चप्पल वगैरह जो पहनी होती हैं या पाँव उनका है, वैसे ही उसके और सरफेस के दरमियान जो है वो अच्छी ग्रिप नहीं होती, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं बन पाती, जिस वजह से वो जो है वो गिर जाते हैं। तो ये जो डिज़ाइन है ये इसलिए बनाता है ताकि आपकी जो टायर है और रोड के दरमियान अच्छी ग्रिप हो। इसलिए कहा जाता है अगर आपके ये टायर की जो डिज़ाइन है आपको नज़र आना बंद होने शुरू हो गए हैं, यानी ये कम होने शुरू हो गए हैं, किसने शुरू हो गए हैं, तो टायर को फ़ौरन चेंज करें, उससे पहले कोई हादसा पेश आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है। फ्रिक्शन हम लोग वो फोर्स कहते हैं जो कि अपोजिट प्रोवाइड करती है, जो कि मोशन कर रही होती है दो सरफेस की वजह से। अब और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास का इफेक्ट क्या होता है कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पर आप इनकी एग्जांपल भी दे सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट लेक्चर लेके रखें। तो आगे ले जा सकती है। अल्लाह हाफिज़।